चलो मोबाइल में अप्रैल सीरीज वाला मॉक टेस्ट पेपर निकालो। वाह, प्रिंट आउट लेके आ गए आप लोग, गुड। कितने लोग लाए प्रिंट आउट? वाह, दिस शोज कि ये लोग सिंसियर हैं। तुषाल तुम भी? नॉट एक्सपेक्टिंग बेटा, नॉट एक्सपेक्टिंग। पढ़ाई में तुम बहुत तेज है, लेकिन सिंसियर भी हमको अभी पता चला। सो इट्स ए न्यूज फॉर मी। जो चीज नया नया पता चलता है उसके लिए न्यूज बोला जाता है। इट्स ए न्यूज फॉर मी। चलिए रेडी होइए, जल्दी से अप्रैल सीरीज वाला क्वेश्चन पेपर निकालिए। अप्रैल सीरीज ना, हाँ यही तो है। आइए स्टार्ट करते हैं। मैं और आप मिल के क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए तो यही वाला है ना अप्रैल सीरीज। आज इसको करते हैं। अच्छा, और एक बात आपको बता दूं, लेट अस स्टार्ट द क्लास टुडे। So today we are doing another mock test paper solution in the classroom, okay? और majority of the जो बड़े क्वेश्चन है ना 14 मार्क्स वाले, वो हम लोग के क्लास में बनाए हुए हैं। सिर्फ एक दो हम लोगों को बनाना पड़ेगा। So basically ये जो 30 मार्क्स वाला जो MCQ क्वेश्चंस हैं वो, और छोटे छोटे जो एस वाला क्वेश्चन होता है वो हम लोगों को बैठ के सॉल्व करना है। जितना टाइम लगे हम लोगों को लगेगा। बाद में ये सब टाइम भी सेव करना पड़ेगा, तो कमती लिख के सॉल्व करना पड़ेगा। याद है कल हम लोग एक बहुत बड़ा सम की तरह सॉल्व किए थे, एक तो एस 10 वाला क्वेश्चन। वैसे नहीं कर पाएंगे, ओके? उसको फास्ट करने का ट्रिक डेवलप करना पड़ेगा। चलो मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन, मेरे साथ आप भी पढ़ो। केस सिनारियो 1, ओके? मार्स लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज विच इज स्टार्टिंग ए न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एट एक्स विलेज. It has commenced construction of plant on April 1, 2023 and has incurred the following expenses. Easy line है। Next, ऐसे पढ़ा जाता है। ये फ्लो होना चाहिए पढ़ने का, जिससे आप पढ़ोगे तो आपको इतना अच्छा से सब कुछ समझ में आएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। It has acquired land for installing plant for 50 लाख। कैपिटलाइजेशन बनता है। It has incurred 35 lakh for material and direct labor cost for developing the plant. बनता है कैपिटलाइजेशन। Company has incurred 10 lakh rupees for head office expenses at New Delhi, which included rent, employee cost and maintenance expenditure. जवाब दे दो तुरंत। कैपिटलाइजेशन नहीं बनता। Next, the company borrowed 25 lakh रुपया for construction work of plant at 12% per annum on April 1, 2023. Director Finance of the company incurred travel and meeting expenses amounting to 5 lakh during this particular year for arranging the loan. ये 5 लाख रुपया का कैपिटलाइजेशन बनेगा या नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? आप हमको जवाब दीजिए। और बहुत सारे बच्चों ने बोला नहीं बनेगा। लोन लेना जरूरी है कि नहीं एसेट कंस्ट्रक्शन के लिए? ब्याज तक तो कैपिटलाइज होता है, लोन का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होता है कि नहीं? तो लोन लेने के लिए कि भाई सस्ता ब्याज मिले, पेपर वर्क करने के लिए अगर हमारा खर्चा लगेगा, बोरोइंग कॉस्ट ही तो है एक तरह का। बोलिए हाँ, जो भी बोल दीजिए, एंसिलरी कॉस्ट ही तो है। आगे, on November 1, 2023, construction activities of the plant was interrupted as the local people along with the activists have raised issues relating to environmental impact of the plant being constructed. Interruption अगर होता है तो कैपिटलाइजेशन के प्रोसेस को रोक देना पड़ता है, याद है? सस्पेंशन was the word, yes. आप लोगों को बीच में हम रिवीजन करने बोले थे कि मेरा जो कॉपी है, कॉपी खाली पढ़ लो, सॉल्यूशंस मत करो, कॉपी खाली पढ़ लो, तो ये सब चीज ना रिवाइज हो जाता। अभी जो मेरे को कराना पड़ रहा है ना बार बार बोल बोल के, वो आपका खुद से हो जाता। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट लाइन, ड्यू टू दिस एजिटेशन द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज केम टू स्टैंड स्टिल फॉर 3 months. आगे, तो ये 3 महीना का इंटरेस्ट हम कैपिटलाइज नहीं कर पाएंगे, सस्पेंड रखेंगे। आगे,
with the help of the government and NGOs. The agitation was over by February 28 and work resumed. तो फिर फेब्रुवरी वाला भी कैपिटलाइजेशन नहीं होगा. नवंबर काउंटिंग करो, दिसंबर, जनवरी, यहां तक तो ऐसे ही बंद था बोला वो लोग, और फेब्रुवरी में भी काम स्टार्ट नहीं हो पाया. तो जब काम रेज्यूम होगा तभी से कैपिटलाइजेशन स्टार्ट होगा. सस्पेंडेड वर्क के लिए कैपिटलाइजेशन को भी सस्पेंड करना पड़ेगा. 4 महीना का सस्पेंशन होगा. आगे हाउएवर, आगे पढ़ते हैं, बोलो. हाउएवर, टू बैलेंस the impact on the environment, government ordered the company to install certain devices for which the company had to incur 6 लाख रुपया. कैपिटलाइज करेंगे. आगे बोरोइंग कॉस्ट के ऊपर एक बार वापस से डिस्कशन करूंगा. एक बार बोरोइंग कॉस्ट का डेफिनेशन रीड करके, हाँ, उस 5 लाख के ऊपर. नेक्स्ट पढ़ो. द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन द प्लांट इज 10%. बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. एक बार आप लोगों के पास बोरोइंग कॉस्ट का नोट्स है? जरा पढ़ो तो. व्हाट आर इंक्लूडेड इन बोरोइंग कॉस्ट का डेफिनेशन एक बार पढ़ो तो. इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट चार्जेस इज 1. और दोबारा बोलो, दोबारा बोलो. ओके, और बोलो. ओके, लड़ाई यहीं पे है कि ये जो है ये एंसिलरी कॉस्ट रिलेटेड टू बोरोइंग है कि नहीं. जैसे ब्रोकरेज होता है, बैंक से आप लोन लेते हैं ना, तो बैंक एक तो 1 टाइम फीस लेता है, लोन अप्रूवल चार्जेस बोल के, वो तो एंसिलरी कॉस्ट होता है. अब ये जिस तरह से लिखा है, the director finance of the company incurred travel and meeting expense amounting to 5 लाख रुपया during the year for arranging this loan. पीएल में जाना चाहिए ना. चलिए देखते हैं ना, आंसर जब आएगा तब देखते हैं. अभी खाली इसको लेकर के डिस्प्यूट है. पहला लाइन पढ़िए, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं. आगे बोलिए, बोलो. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द प्लांट. कैन नॉट बी इंक्लूडेड लिखा है. कॉस्ट ऑफ द लैंड तो इंक्लूड होगा ही, कंस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट भी होगा, हेड ऑफिस एक्सपेंसेस नहीं होगा, और बोरोइंग कॉस्ट होगा. तो एक टिक लगा दो जल्दी से. अगर आप क्वेश्चन ये लाए हो तो लगा दो, जो लोग नहीं लाए कॉपी में लिख लो फटाफट. सी इज द राइट आंसर. How much of the borrowing cost can be capitalized with the plant? ओके, यहां पे वो 2 लाख और 7 लाख का लड़ाई है. ICAI ने 2 लाख ही बोला है. इसका मतलब आप लोग जो बोल रहे थे वही राइट है. तो वो जो 5 लाख रुपए ट्रैवलिंग का खर्चा है लोन अरेंज करने के लिए, उसको एंसिलरी कॉस्ट हम लोग नहीं मान रहे हैं. थैंक यू वेरी मच. तो 2 लाख को टिक लगा दो. ये 8 महीना का इंटरेस्ट है ना. 2 लाख देखो, 25 लाख का लोन था ना. मार एक बार 25 लाख पे, मार कैलकुलेटर मार. 25 लाख पे 12% मार एक बार. मार दिए.
3 लाख आया मेरा, अच्छा इंटू 8/12, थैंक यू, 2 लाख, तो ये 2 लाख पे टिक लगा दे। थर्ड क्वेश्चन, द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्लांट एज ऑन March 31, 2024। अच्छा बच्चा, कंस्ट्रक्शन अभी चल ही रहा है क्या 31 मार्च को, या कंप्लीट हो गया? कुछ डिटेल नहीं दिया ना अभी तक कि बन गया प्लांट, ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो सब नहीं दिया ना। तो एक काम करो, देखो इसी को शॉर्टकट से बनाएंगे। बोलो क्या क्या चीज आप कैपिटलाइज कर रहे हो, एक एक करके खर्चा बोलते जाओ, मैं यहीं पे लिखता जाऊंगा। 50 क्या चीज का था, लिख दिया। अमाउंट बोलो ठीक से। 35 का मटेरियल एंड लेबर। बोरोइंग कॉस्ट 2 लाख का, हम लोग वो 5 कैपिटलाइज नहीं कर रहे हैं, 2 लाख का, और 6 लाख का वो इक्विपमेंट। गुड, बस। तो ये अपना हो गया 93 लाख। है 93 लाख एक चॉइस, दैट्स गुड। नेक्स्ट, ऐसे शॉर्टकट में करना है, देखो ऐसे। उस दिन हम लोग बहुत बड़ा करके बनाए थे, अच्छे से लिख लिख के। अब क्योंकि टाइम बचाना है तो शॉर्टकट में सीखना पड़ेगा। दिस इज द वे। नेक्स्ट लाइन देखो, द अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन टू बी चार्ज इन द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर तो इसका मतलब मशीन मान के चलो ये रेडी हो गया है, एंड हो गया, अगले साल का डेप्रीसिएशन पूछा है। एक बार चेक करो ना, ये अगले साल का ही है ना? तो इस साल तो कैसे डेप्रीसिएशन देंगे? तो नील इज द आंसर। अगले साल से तो डेप्रीसिएशन स्टार्ट होगा। अच्छा, नील एक चॉइस दिया है क्या? ओके, हाँ, तो ये वो हो गया गूगली क्वेश्चन। नहीं तो मैं तो दिमाग में 930 सेट कर लिया था। 93 लाख का 10% हम बोले लैंड मिला करके मान रहे हैं, क्योंकि वो अलग से बताया नहीं कि कितना रेट है, वो चाहे वो गूगली घुमाया हम लोगों के लिए। चलो गुड। अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं। इतना टाइम लेकर के अगर आप 8 मार्क्स लाते हो ना, इट्स ए वेरी डिसेंट टाइम। और सब कुछ कहां पे डिपेंड कर रहा है? पढ़ने के स्टाइल पे। पढ़ते वक्त चीज क्लियर होते जाना चाहिए। आगे बढ़े, चलो। बिलोवड फिनांस लिमिटेड इज अ फिनेंशियल एंटरप्राइज। ओके, फिनांस कंपनी है बेटा, विच इज इन द बिजनेस ऑफ लेंडिंग लोन टू स्मॉल बिजनेसेस एंड अर्न इंटरेस्ट ऑन लोन। ये इनका ऑपरेशन है, ठीक है ना? आगे, ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैज लेंट 50 करोड़ रुपया एंड अर्नड 1.5 करोड़ रुपया एज इंटरेस्ट ऑन लोन। कैश फ्लो का समय नीचे देखो, कैश फ्लो की कहानी बन रही है। नेक्स्ट, द कंपनी हैड सरप्लस फंड्स ड्यूरिंग द ईयर एंड इन्वेस्टेड देम in fixed deposit with the bank and earned interest on fixed deposit of 20 lakh rupees. कोई प्रॉब्लम? आगे, the company has also acquired gold loan unit for 10 crore during the year and the company has provided interest free loan of 15 crore to its wholly owned subsidiary. सब्सिडियरी को इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है। आगे, द कंपनी पेड ए टोटल इनकम टैक्स ऑफ 75 लाख रुपया फॉर द ईयर। आगे, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन पढ़िए। इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 इंटरेस्ट इनकम ऑफ 1.5 करोड़ अर्नड ऑन, फिर से अर्नड ऑन 2 बार लिख दिया नहीं, on loan given by the company will be disclosed as cash flow from operating activities. Next, in the cash flow statement, second question पढ़ रहा हूं बेटा। In the cash flow statement as per AS3 interest income of 20 lakh earned on fixed deposits with bank will be disclosed as। क्यों? ऑपरेशन ही तो इसका, लोन देना, लोन लेना, इन्वेस्ट करना। हाँ सर, अरे इन लोगों का यही तो काम है, फिनांस कंपनी है ना।
अरे भाई मैं समझ रहा हूं तुम जो बोल रहे हो, एकदम क्लियर कट समझ रहा हूं मैं। आप कोई बिजनेस खरीदेंगे ना, वो इन्वेस्टमेंट है। लेकिन एक फिनांस कंपनी अगर किसी का डिपॉजिट देती है, डिपॉजिट लेती है, वो सब ऑपरेशन माना जाता है। आप बैंक सोचो ना, बैंक अगर कहीं पे एफडी करेगी या किसी का एफडी लेगी, ऑपरेशन ही तो करोगे। ऑपरेटिंग होना चाहिए। हाँ, ऑपरेटिंग ही है, ऑपरेटिंग में टिक लगा दो। इसमें है मेरे को कंफ्यूजन नहीं है, ऑपरेटिंग क्लियर है। आगे, इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 अमाउंट पेड फॉर एक्वायरिंग गोल्ड लोन यूनिट, बिजनेस खरीदा है। क्या बिजनेस खरीदना ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो सकता है? नहीं, वो हमेशा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है। तो ये गोल्ड लोन दिया नहीं है किसी को, गोल्ड लोन यूनिट खरीद लिया है। माने कोई कंपनी होगा रे, वो गोल्ड लोन देता होगा, उस डिवीजन को खरीद लिया। तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। 3 को बी में टिक लगा दो, माने 3 में बी को टिक लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको अच्छे से आएगा, आप देख के बताओ। इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 टोटल इनकम टैक्स ऑफ 75 लाख। याद है कहां पे दिखाते थे? नहीं, ऑपरेटिंग तो ठीक है, पूरा बताओ तो। पूरा वो हो जाता था, चेंजेस इन द वर्किंग कैपिटल भी लिख देते थे, नेट कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन लिख देते थे, उसके बाद टैक्सेस पेड लिखते थे, है ना। टैक्सेस पेड करने के बाद फिर होता था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ना। नहीं, वर्किंग कैपिटल के बाद होता था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। इसके बाद हम लोग लिखते थे कैश बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट। तो ये तुम लोग इसमें कौन सा टिक लगाया रे? 4 में A टिक लगा, 3 में B टिक लगा, 2 में A टिक लगा, गुड, और 1 में A टिक लगा। और यहां पे बताओ तो, यहां पे C टिक लगा, 2 लाख लगा, C लगा, वेरी गुड। ये अच्छा क्वेश्चन है, पकड़ के दिखाइए कौन सा क्वेश्चन है। इफ एनी स्पेसिफिक डिस्क्लोजर इज एनी स्पेसिफिक डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड टू मेक इन रिलेशन टू इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ 15 करोड़ रुपया प्रोवाइडेड बाय द कंपनी टू इट्स होली ओन्ड सब्सिडरी, इफ यस एज पर विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बहुत सारा एस का नंबर दिया है, यस AS3 के हिसाब से, यस AS18 के हिसाब से, यस AS13 के हिसाब से, नो स्पेसिफिक डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड 18। क्यों? क्योंकि सब्सिडरी इज अ सबसे मेन रिलेटेड पार्टी होता है। पहला रिलेटेड पार्टी में जो पहला रिलेटेड पार्टी का नाम था, उसमें होल्डिंग सब्सिडरी और फेलो सब्सिडरी आता था। गुड, थैंक यू, गुड। नेक्स्ट, तो इसमें मेरे को एक कंफ्यूजन हुआ, लेकिन आप लोगों को नहीं हुआ, वो 5 लाख वाला। गुड, इंस्टीट्यूट आपके साथ है। कुमार लिमिटेड, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम लोग। कुमार लिमिटेड, अ प्राइवेटली हेल्ड कंपनी, ऑपरेट्स इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, फाउंडेड इन 2008। कंपनी हैज स्टेडीली ग्रोन इट्स ऑपरेशंस, एस्टैब्लिश्ड अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन द मार्केट। एज ऑन 31 मार्च 2023, कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट्स अ ब्लेंड ऑफ इक्विटी एंड डेट। इक्विटी कैपिटल 30 लाख रुपया का है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में टोटल 49 लाख है, जिसमें जनरल रिजर्व 3250 है। कैलकुलेटर जल्दी। सिक्योरिटी प्रीमियम 6 लाख है, P&L में 430 है, और रिवैल्यूएशन रिजर्व में 620 है। 49 मैच कर रहा है। और बाई बैक का सम लग रहा है, देखने से कहानी पूरी बाई बैक की लग रही है। नीचे भी देखिए डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट हो गया, तो बाई बैक का क्वेश्चन है। तो हम लोग यहीं पे सॉल्व करेंगे। आप कॉपी में लिख के पहला वाला करा दिए थे अच्छे से, तो हम लोग को शॉर्टकट सीखना है। कल शॉर्टकट सीखे भी थे, उस दिन तो
डिटेल में बनाए थे, लेकिन आइडिया तो लगा था ना कि जल्दी कैसे बनाएंगे। अभी यहाँ पे उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें फ्री रिजर्व कितना है? रिवैल्यूएशन रिजर्व छोड़ के सभी तो फ्री है, 4280। अपना इक्विटी कैपिटल कितना था? 30 lakhs। और अपना फ्री रिजर्व आया 4280, दोनों मिला दे तो 7280। याद है ना, इक्विटी तो चाहिएगा ना 25% रिसोर्स टेस्ट के लिए। आगे लोन फंड इनका 42 लाख है, डेट इक्विटी के लिए चाहिएगा। कंसीडरिंग फिनेंशियल पोजीशन एंड द मार्केट कंडीशन, कुमार लिमिटेड इनिशिएटेड ए बाईबैक। थोड़ा ठीक है ना? बाईबैक प्राइस इज डिसाइडेड एट 30 rupees। इन अकॉर्डेंस विद द फिनांस रेगुलेशंस एंड इंटरनल पॉलिसीज, बाईबैक का मैक्सिमम नंबर पता करना चाहता है यूजिंग डेट इक्विटी टेस्ट। अच्छा, खाली डेट इक्विटी टेस्ट पे फोकस है। हम लोग 3 ठो टेस्ट करते हैं ना, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग, रिसोर्स और डेट इक्विटी। ये खाली बोलता है डेट इक्विटी पे ही बात करना है। आइए, व्हाट इज द मिनिमम इक्विटी कुमार लिमिटेड नीड्स टू मेंटेन आफ्टर बाईबैक इन अकॉर्डिंग टू डेट इक्विटी रेशियो? याद है मैं बोलता था बाईबैक अमाउंट इज इक्वल टू, हाँ, प्रेजेंट इक्विटी माइनस मिनिमम इक्विटी। ये मिनिमम इक्विटी कैसे निकालते थे? डेट डिवाइडेड बाई 2। क्यों करते थे ऐसा? क्योंकि बोला जाता था डेट इक्विटी रेशियो आप 2:1 से ज्यादा नहीं रख सकते। तो फिर इक्विटी अगर बोले इसको, अगर यहां ले जाएं तो ये 2 इधर आ जाएगा ना। तो इक्विटी को डेट डिवाइडेड बाई 2 से नीचे नहीं ले जा सकते। तो मिनिमम इक्विटी इज डेट डिवाइडेड बाई 2। तो हम लोग का डेट कितना था मुन्ना? 42 लाख। तो 42 लाख का आधा कर देते हैं 21 लाख। और अपना प्रेजेंट इक्विटी है 72.80। तो अभी तो आंसर 21 लाख आएगा ना, बिकॉज अभी तो वो पूछा है व्हाट इज द मिनिमम इक्विटी। कोई हेल्प नहीं कर रहा है। अकॉर्डिंग टू डेट इक्विटी रेशियो, तो मिनिमम इक्विटी तो 21 आएगा ना। तो देखो 21 इज ए चॉइस और नॉट? हाँ, तो राइट है आपका आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिटेड बाईबैक ऑफ इक्विटी ऑफ कुमार लिमिटेड? तो ये तो वो साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो मैं कैसे बोलता था? y इज इक्वल टू दिस माइनस एक्स। याद है ये फॉर्मूला? कल भी, परसों भी तो किए थे। तो आप भी छोटा सा मैं ऐसे करके शॉर्ट में लिखो, ऊपर वाला छोड़ दो। ये लिखना हो तो लिखो, नहीं तो यहीं पे कैलकुलेट मारो। और x इज इक्वल टू क्या करते थे? y बाईबैक अमाउंट हो गया डिवाइडेड बाई बाईबैक प्राइस 30 इंटू 10। तो अपना सीधा आ गया y इज इक्वल टू, देख लो सब कोई बोलो, y इज इक्वल टू 3x। अगर अपन 3x यहां पे पुट कर देते हैं, छोड़ो ना कैलकुलेटर पे, पेन पे डायरेक्ट करो ना। ये 3x हो गया, इधर माइनस x है, 4x हो गया। तो 4x हो गया 72 माइनस 21, 51.80। तो सीधे x आ जाएगा ना। कैलकुलेटर पे मारो, शॉर्टकट 12.95। और x क्या है? CRR अमाउंट है। CRR मतलब फेस वैल्यू का बनता है। तो ये क्योंकि अमाउंट निकला है, इसको 10 से डिवाइड कर दोगे तो नंबर आ जाएगा। 10 से डिवाइड करना होगा। सोचो क्यों? फेस वैल्यू है, क्योंकि CRR फेस वैल्यू का बनता है। और बाईबैक अमाउंट को 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर बाईबैक अमाउंट मांगेगा तो रुपया कितना देंगे, तो वो अमाउंट होगा तो 30 से मल्टीप्लाई करना होगा। चलो अभी क्या मांगा है? कितना लिखना पड़ेगा बताओ इसको? ये तो रुपया ही मांगा। देख, हाँ, 1295 इंटू 30। समझे? 1295 इंटू 30 क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज व्हाट इज द मैक्सिमम परमिटेड बाईबैक ऑफ इक्विटी ऑफ कुमार। नंबर नहीं पूछ रहा है, बिकॉज नंबर का सम ये है। देख, हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स, हाउ मेनी, ये अमाउंट का क्वेश्चन पूछा है। और CRR अमाउंट नहीं पूछा है, बाईबैक अमाउंट पूछा। देख, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिटेड बाईबैक, तो बाईबैक का अमाउंट पूछा है। तो 30 से मल्टीप्लाई कर दे उसको।
ए में टिक लगा दो, जिनके पास है 38,85,000। वेरी गुड। और ये आंसर 21 लाख आया था ना, वेरी नाइस। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी शेयर्स ऑफ कुमार कैन बी बॉट एट ₹30 पर शेयर अकॉर्डिंग टू डेट इक्विटी रेशियो? हम लोग पहले ही निकाल लिए थे 1,29,500, बिकॉज 12,95,000 फेस वैल्यू था। इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर आ जाएगा। सो नंबर इज बी। Was it good? नेक्स्ट। तो कल जो क्लास में लास्ट मार्च सीरीज में हम लोगों को टाइम ज़्यादा लगा था। इसका मतलब उसके सम भी थोड़े ज़्यादा बड़े बड़े थे और हम लोग भी थोड़ा स्लो चल रहे थे। नहीं, आज थोड़ा सा स्पीड अच्छा हुआ है। हाँ बच्चा, हाँ उस दिन पूरा सॉल्व भी कर रहे थे बैठ करके। आज हम लोग हाँ स्पीड भी सीख रहे हैं। गुड है ना। नेक्स्ट, ये भी एमसीक्यू ही है, हाँ लिखने का नहीं है। साहिल लिमिटेड अग्रीड टू सेल इट्स फैक्ट्री लोकेटेड इन आसाम टू काली लिमिटेड ऑन 4/12/2023. It entered into a sale deed transferring all the significant risks and rewards of ownership on 1/2/24. On 1/2/24, mind it. यहां पे एग्रीमेंट हुआ है, यहां पे रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हुआ है। हेलो, प्रॉपर्टी सेल में रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर होना बहुत जरूरी होता है, तभी आप सेल रिकॉर्ड कर सकते हैं। यू रिमेंबर दैट स्टोरी? तभी उसको ओनरशिप ट्रांसफर बोलते हैं, टाइटल ट्रांसफर, ओनरशिप ट्रांसफर। रजिस्ट्रेशन होता रहेगा, रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया तो हो गया। आगे, बट द ट्रांजैक्शन वॉज रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑन 30/5. When should the sale and gain be recognized? चॉइस खोजते हैं पहले। लिखा बोथ सेल एंड गेन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज ऑन द बैलेंस शीट डेट ऑफ 31/3/24. आई एम ओके विथ इट। 31/3/2024 का बैलेंस शीट में हम सेल और प्रॉफिट लिख लेंगे भाई, क्योंकि फरवरी में रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया था और हम लोग रजिस्ट्रेशन को इंपॉर्टेंस नहीं देते। हाँ कई बार क्या होता ना, जिस दिन रजिस्ट्रेशन होता है उसी दिन रिस्क रिवॉर्ड भी ट्रांसफर होता है। बहुत जगह पे, बहुत सारे, खास करके कलकत्ता में प्रॉपर्टी डीलर लोग ना सब एक साथ ही होगा। अब जैसे मैं मेरा अपना वाला प्रॉपर्टी का बात बताता हूं। ये मैंने जब लिया था, मैं नाम भूल गया उनका, ये प्रॉपर्टी जब लिए थे ना 5 साल बाद रजिस्ट्रेशन, पैसा दे दिया, हम यूज करने लग गए। कौन, ठीक है होता रहेगा। वो भी ट्रस्टेड आदमी है, हम भी ट्रस्टेड हैं, उनको मेरे पे भरोसा है, मेरे को उन पे है। हम तो डेप्रिसिएशन ऑपरेशन सब लिखना भी चालू कर दिए थे, हम यूज करना चालू कर दिए। वो सेल लिख लिया, हम परचेज लिख लिए। रजिस्ट्रेशन इज मियर इन्फॉर्मिंग टू द गवर्नमेंट दैट नाउ आई एम द ओनर, यही तो है। बाकी तो सब्सटेंस में तो हम ओनर बन ही गए थे। चलो आगे चलते हैं। बोथ सेल एंड गेन विल बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन 30/5/2024. ये तो एब्सोल्यूट रॉन्ग है। द सेल शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बैलेंस शीट डेट, बट प्रॉफिट विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द नेक्स्ट. हाउ इट इज पॉसिबल प्रैक्टिकली? सेल पहले लिख लो, प्रॉफिट बाद में लिखोगे तो कैसा जर्नल एंट्री होगा? ये तो प्रैक्टिकली ही पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, बोथ सेल एंड गेन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन 4/12/2023. 4/12 क्यों लिखा? अच्छा, उस दिन एग्रीमेंट बना था। तो मैं एक बात बोलूंगा, ऑल्दो ये रॉन्ग है और ये राइट है, लेकिन कोई अगर 4/12/23 को भी लिखता है तो अल्टीमेटली तो 31/3/24 वाला बैलेंस शीट में ही आएगा। हम नहीं बोलते 4/12 को लिख लो, बिकॉज एंट्री 4/12 को करना उचित नहीं है। एंट्री 1 फरवरी को ही होना चाहिए। लेकिन हम एक बात बोल रहे हैं, थिंक प्रैक्टिकली। अगर आप इस दिन एंट्री कर लेते हो तो भी P&L बैलेंस शीट में ट्रू एंड फेयर ही रहेगा। अरे हाँ तो बोलो,
P&L और बैलेंस शीट तो ट्रू एंड फेयर रहेगा कि नहीं बताओ। आप जर्नल एंट्री को बोल सकते हो गलत टाइम पे हो गया, पर पीएल बैलेंस शीट तो ठीक ही बना है। प्रॉफिट रिपोर्टेड इज फाइन, असेट रिपोर्टेड इज फाइन, क्या प्रॉब्लम है? बट स्टिल स्टूडेंट हैं तो मोस्ट एक्यूरेट आंसर ए ही रहेगा, ए को टिक लगा दो। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। रेडी? प्रथम एंड एसोसिएट्स is a manufacturer of steel rod. It invests its profit by purchasing shares of listed companies in order to earn, आगे बोलो, dividend income. It had purchased shares of Bharti Airtel Limited in FY 2018-19. However, it sold all the shares of Bharti Airtel Limited in the current year, दैट इज FY 23-24। बहुत सुंदर टाइप से सम बनाया। मैं भी इसी तरह से एग्जाम्पल लिखवाता हूँ जो नॉर्मल इजी लैंग्वेज में। आगे, व्हाट अमाउंट वुड बी डिस्क्लोज्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर 2023-24? कहां से अमाउंट बताएंगे? आप कुछ बताए? देख रहे हो क्या क्वेश्चन पूछा है? ये घटिया क्वेश्चन है, इसके आंसर को बहुत केयरफुली पढ़ना सारा। आप समझ रहे हो क्या क्वेश्चन पूछा? कितना रुपया पीएल में दिखाएंगे, और एक ठो फिगर नहीं दिया ऊपर में। तो केयरफुली रीड करना जरूरी है क्वेश्चन को, माने आंसर्स को। क्वेश्चन तो रीड कर लिए, घटिया है, आंसर उसका घटिया वाला का अच्छा कौन सा है वो ढूंढना होगा। चलिए आप लोग भी पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूं। दिस ट्रांजैक्शन वुड नॉट अफेक्ट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिंस प्राइमरी बिजनेस इज मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉट इन्वेस्टमेंट। सो व्हाट? अरे तो अदर इनकम, अदर इनकम में तो लिखेंगे। गुड, ये जो औरित्रो बोला एकदम स्मार्ट तरीका से, अदर इनकम में लिखना होगा, पीएल ही तो है। गुड। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग बोलते पीएल में ही तो जाएगा, ये उसको स्पेसिफाई किया शेड्यूल 3 के हिसाब से। इवन आई डोंट डू दिस नॉर्मली, क्योंकि अभी फोकस P&L का है, तो P&L का बात करो ना। बट आई एम हैप्पी, थैंक यू। गुड। आगे, बाकी चीजों से हम बहुत खुश नहीं हैं, बट बहुत सारा चीज अच्छा है, उसका अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। आगे, द कैरिंग अमाउंट नेट ऑफ एक्सपेंसेस वुड बी डिस्क्लोज्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसा नहीं होता है, बिकॉज अदर इनकम में जब दिखाते हैं तो फाइनल नेट प्रॉफिट दिखाते हैं। ये क्या बोला समझे? हाँ, ऐसे थोड़ी दिख होता है। आगे, द डिस्पोजल प्रोसीड्स नेट ऑफ एक्सपेंसेस वुड बी डिस्क्लोज इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये ठीक नहीं है, नेट प्रॉफिट निकालते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सब तो लेजर अकाउंट में दिखता है। द डिफरेंस बिटवीन कैरिंग अमाउंट एंड डिस्पोजल प्रोसीड्स, एकदम एग्जैक्ट एस वाला लैंग्वेज है, हम लोगों के भी टेक्स्ट में लिखा होगा। नेट ऑफ एक्सपेंसेस वुड बी डिस्क्लोज्ड इन दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये नेट ऑफ एक्सपेंस इसलिए लिखा कि जब अपन परचेज करते हैं तो ब्रोकरेज और खर्चा ऐड होता है, जब अपन सेल करते हैं, याद है वो कितना बार गलती करते थे आप लोग, लास्ट में तो पढ़े थे एज 13। हाँ, परचेज में ब्रोकरेज ऐड और सेल में लेस होता था। तो ये तो हो गया, डी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड प्रेजेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब लेसर को कितना रुपया टोटल मिलने वाला है, मिनिमम लीज पेमेंट प्लस अनगारंटीड रेसिजुअल वैल्यू। बट ठीक है ना, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट अंडर फिनांस लीज and unguaranteed residual value accruing to the lessor is recorded as dash। मेरा ब्याज का इनकम याद करो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब टोटल पैसा जो मिलने वाला है, माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ये वाला चीज। तो इन दोनों का डिफरेंस ब्याज ही तो है, इंटरेस्ट ही तो है, तो उसका नाम है अनअर्न्ड
फिनांस इनकम, बोलता उसका नाम है गारंटीड रेसिजुअल वैल्यू। फालतू क्वेश्चन बनाने के लिए चॉइस नहीं था यहां, ये जानबूझ के बनाया गया क्वेश्चन है। प्रॉफिट ऑन लीज, लॉस ऑन लीज, ऐसा कुछ नाम था AS 19 में, ये सब कुछ नाम थे वहां पर। नो, गुड। ये 1 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग बनाएंगे, हाँ बच्चा, 1 नंबर, क्योंकि ये AS का क्वेश्चन है। के लिमिटेड, अच्छा लिखा वेयर एवर नेसेसरी, पहला लिखा क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी, 14 मार्क्स वाले 5, और बाकी 5 में से 4 करना है। K Limited launched a project for producing product X in October 23. The company incurred 40 lakhs towards research and development expense up to 31st March. कुछ याद है कि भूल भाल गए सब? AS 26 रिसर्च एक्सपेंस को PL में भेजना पड़ता है। डेवलपमेंट एक्सपेंस अगर 6 क्राइटेरिया फुलफिल कर लेते हो तो कैपिटलाइज कर सकते हो। क्राइटेरिया फुलफिल होने के बाद जो खर्चा इनकर करोगे वही कैपिटलाइज होगा। सर क्राइटेरिया एक बार याद दिलाएंगे? जो चीज हम बना रहे हैं वो टेक्निकली फिजिबल है, जो चीज हम बना रहे हैं हमारा इंटेंट टू डू है, जो चीज हम बना रहे हैं उसके लिए मेरे पास पैसा और रिसोर्सेज टेक्निकल वाला दोनों है, जो चीज हम बना रहे हैं वो हमको इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करके देगा, इसको हम डेमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं, जो चीज हम बना रहे हैं उसमें कितना खर्चा लगेगा उसको हम अच्छा से मेजर कर सकते हैं। ये सारा क्राइटेरिया फुलफिल जब हो जाता है, ऑडिटर को जब आप ये सब चीज डेमोन्स्ट्रेट कर देते हो, उसके बाद अगर आप खर्चा इनकर करोगे ना तो कैपिटलाइज करने मिलेगा। याद आया? ये सब बोले थे, नहीं आया? आया तो अगला दिन जब हम लोग मिलेंगे, एक और दिन मिलेंगे ना, क्या आज लास्ट मिलते हैं ना, पार्टी भी तो बाकी है, फिर चौथा दिन पार्टी के लिए मिलेंगे अलग से। अच्छा पहले तो पढ़ लेते हैं अच्छा से ना, तो ये पार्टी है ड्यू है भाई, हम करेंगे ना पार्टी, आज नहीं करेंगे, आज तो टाइम ही निकल जाएगा, इसी में पहले से अरेंज करना पड़ेगा ना। बोल भी देंगे कोई और बच्चे भी आना चाहें तो। अच्छा आगे पढ़ते हैं। ड्यू टू प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशंस द मैनेजमेंट केम टू कंक्लूजन दैट द प्रोडक्ट कैनॉट बी मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड इन द मार्केट फॉर द नेक्स्ट 10 years। और 10 साल के बाद किसने देखा है भैया क्या होगा? Who knows? तो क्या करना चाहिए? मैं आगे नहीं पढ़ना चाहता, आंसर यहीं से दो, पढ़ेंगे आगे भी, यहीं से आंसर दो। पूरा 40 लाख को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे, और लिखना कैसे तो आपको सिखाए ही है, और सेम क्वेश्चन हमारे बुक में भी है, लिखा हुआ भी आपके कॉपी में, तो लिखाएंगे नहीं, हाँ खाली डायरेक्ट दिस एंटायर अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। एक बार पढ़ लेते हैं और क्या लिखा है। द मैनेजमेंट हेंस वांट्स टू डेफर द एक्सपेंडिचर राइट ऑफ टू फ्यूचर ईयर्स, नहीं चलेगा। एडवाइज द कंपनी एज पर एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो एक तो एस का नंबर और नाम देने से 1 मार्क मिलेगा, क्योंकि एज पर एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, समझ रहे हो, वो जानबूझ करके नाम नहीं दिया पीछे में। हेलो, तो आपको एज पर AS 26 से स्टार्ट करोगे, इन्वर्टेड कॉमा में एस का नाम दोगे, फिर वहां नीचे 2 लाइन लिखोगे, इंटायर रिसर्च एक्सपेंडिचर हैज टू बी ट्रांसफर्ड टू P&L account, development expenditure can only be capitalized only after fulfilling all the following 6 criteria, और 6 क्राइटेरिया लिखोगे, शॉर्ट में लिखो, टेक्निकली फिजिबल है, इंटेंशन है, 5 लिखो। इकोनॉमिक बेनिफिट वाला जरूर लिखना, क्योंकि यहां पे फेल इकोनॉमिक बेनिफिट की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो लिखा ना 10 साल तक हम लोग प्रोडक्ट बना के बेच ही नहीं पाएंगे, और टाइम अगर कम रहेगा ना तो खाली एक ही क्राइटेरिया लिख देना कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कैन ओनली बी कैपिटलाइज्ड
if by incurring this development expenditure company is expected to earn future economic benefit out of it. और आपको तो याद है एक असेट रिकॉग्निशन का भी ग्लोबल क्राइटेरिया था, ग्लोबल रिकॉग्निशन क्राइटेरिया में बोलता था इकोनॉमिक बेनिफिट मेरे पास फ्लो होना चाहिए और कॉस्ट कैन बी मेजर्ड होना चाहिए. तो कॉस्ट तो यहां मेजरेबल है पर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Wooden Plywood Limited has a normal wastage of 5%. Good. During the year 2023-24, the company used 16,000 metric ton of raw material costing 190 रुपए per metric ton. At the end of the year 950 metric ton was wastage in the stock. बोलूं? The accountant wants to know how this wastage is to be treated in the books. तो दो लाइन आपको लिखना है कि नॉर्मल वेस्टेजेस फॉर्म्स पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स या पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, और अब नॉर्मल वेस्टेज बोलो जोर से, अब नॉर्मल वेस्टेज गोज टू P&L या कैन नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. एक बार याद करके बोलो तो उस दिन भी सम आया था ये वाला थ्योरी में. कौन सा चार खर्चा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनता? एक है अब नॉर्मल वेस्टेज, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस. चौथा स्टोरेज कॉस्ट विच इज नॉट नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस. ये चार खर्चा AS2 में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि ये कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनेगा. और नॉर्मल रूल क्या है? ऑल द कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन शुड फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. एनीवे, मेरा टोटल मटेरियल कॉस्ट कितना लगा इसको सॉल्व करो आप लोग, ये पेपर पे होगा. कैलकुलेट करने बोला है. मेरा टोटल खर्चा कितना लगा? 16,000 into 190. 30,40,000. मेरा इनपुट कितना है? मेरा नॉर्मल लॉस कितना है? बोलो, ये तो कॉस्टिंग का आपका पेट प्रोडक्ट है. इनपुट कितना है? 16,000 यूनिट और नॉर्मल लॉस 5% हो गया 800. तो ये 15,200 यूनिट आया. अब बताओ मेरा वेस्टेज कितना यूनिट हुआ? 950. और मेरा नॉर्मल वेस्टेज कितना है? ये सब लिखना है सबको. 800. तो अपना अब नॉर्मल वेस्टेज कितना हुआ? 150 यूनिट्स. क्या बोलते हैं तुम्हारे कॉस्टिंग के टीचर लोग? अब नॉर्मल वेस्टेज को कैसे ट्रीट किया जाता है? नहीं, कॉस्टिंग पीएल में तो भेजेंगे, वैल्यूएशन तो करेंगे, अमाउंट तो निकालेंगे, ये तो क्वांटिटी है. गुड यूनिट की तरह उसको ट्रीट किया जब वैल्यूएशन के लिए, दैट इज ट्रीटेड एज गुड यूनिट. क्योंकि आपका 15,200 यूनिट है और 150 कम निकला है, बिकॉज 800 तो कम होकर 15,200 हो गया. आपका आउटपुट 15,200 माइनस 150 है, दैट इज 15,050. लेकिन 15,050 का जैसे वैल्यूएशन होगा ना, 150 का वैल्यूएशन भी वैसे ही होगा. मतलब आपको यही समझना होगा कि 15,200 ही आउटपुट निकला है, 150 उसमें से पीएल में चला जाएगा,
15,050 जो बचेगा वो बैलेंस शीट में चला जाएगा। तो आप बोलिए कॉस्ट पर यूनिट कितना हुआ? कॉपी में लिख रहे हो ना? 30,40,000 डिवाइडेड बाई 15,200, 200। तो अब नॉर्मल लॉस का वैल्यू, क्योंकि क्वांटिटी 150 है, ये लिखना मत। हाँ, अभी जो लिख रहे हैं ये लिखना मत प्लीज। ये मेरे लिए कर रहे हो आप प्लीज, क्वेश्चन में नहीं मांगा रे। कितना है बोलना? हाँ, अब समझो हम क्या बोलना चाहते हैं, देखो अच्छे से। ₹30,40,000 मेरा खर्चा हुआ मटेरियल खरीदने में। हेलो, उसमें से ये 30,000 PL में चला जाएगा। मेरा इनएफिशिएंसी का लॉस है ये। हम एफिशिएंट नहीं थे, इसीलिए अब नॉर्मल वेस्टेज हुआ ना। नहीं तो नॉर्मली तो 5% हर साल लॉस होता था। इस बार ज्यादा क्यों हुआ? क्योंकि हम अच्छा से काम नहीं किए। तो जब हम अच्छा से काम नहीं किए तो इन्वेंट्री उसकी सजा क्यों भुगतेगा? कंपनी भुगतेगा। इसीलिए उसको पीएल में भेजा जाता है। और ये बाकी गुड यूनिट है, ये बैलेंस शीट में चला जाएगा। फिर इसको आप बेचेंगे तो प्रॉफिट लॉस होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, मांगा क्या क्या ये तो बताओ। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अबनॉर्मल लॉस। 5 मार्क्स का है, इसमें 4 मार्क्स है, ₹30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये आप लोग नहीं लिखे हो ना बेटा, प्लीज ये मत लिखना, हम समझाने के लिए किए ये चीज। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस। एक लाइन, नॉर्मल लॉसेस फॉर्म्स पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, फुल स्टॉप। अब नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट। अब नॉर्मल लॉसेस आर ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 2 लाइन करके लिख देना। और एक वर्ड लिख सकते हो, एंड इट डजंट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ। ऐसे भी जब बोलोगे इट गोज टू P&L, तो इट कैन नॉट फॉर्म इन्वेंट्री, माने यू कैन नॉट हैव द केक एंड ईट इट टू। दोनों कैसे कर दोगे भैया? पीएल में भी भेज देंगे, बैलेंस शीट में भी भेज देंगे। आगे सी नंबर क्वेश्चन। 15 जून 2024 को वाई लिमिटेड रिक्लासिफाई कर रहा अपना इन्वेस्टमेंट्स। बताओ ट्रांसफर का अमाउंट कितना होगा? लॉन्ग टर्म को करेंट बना रहा है। लॉन्ग टर्म को करेंट बनाते हैं तो ट्रांसफर अमाउंट होता है कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट, विच एवर इज लोअर। यही रूल है। कॉस्ट, कल भी शायद एक सम आया था ना ऐसा, हाँ नहीं था? पक्का? कॉस्ट और कर्म कल मतलब ठीक है, खोजो। कॉस्ट है 14 लाख, 2 लाख रुपया से राइट डाउन कर दिए थे, यानी कैरिंग अमाउंट है 12 लाख। तो 14 और 12 विचेवर इज लोअर पे ट्रांसफर होगा, तो आप बोलेंगे 12 लाख पे ट्रांसफर होगा। बैलेंस शीट में करेंट इन्वेस्टमेंट 12 लाख पे लिखा जाएगा। नेक्स्ट, करेंट इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म बना रहा है, उसका रूल है कॉस्ट और फेयर वैल्यू, वही मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर ऑन दैट डेट, ऑन 15 जून, नॉट ऑन 31 मार्च। आइए पढ़ते हैं। करेंट इन्वेस्टमेंट खरीदे थे 7 लाख में, कॉस्ट हो गया। मार्केट वैल्यू मार्च में 6 लाख है और जून में 8.5 है। पंद्रह जून का लेना होगा, तो 6 बेकार है। सुने कि नहीं? सम पढ़े ना? तो 7 लाख पे ट्रांसफर होगा।
अब एक सुनो ना, एक तो इंटरेस्टिंग बात। 7 लाख में खरीदे थे लास्ट ईयर में, ईयर एंड में उसका 6 लाख मार्केट प्राइस हो गया था, तो आप उस वक्त तो करेंट ही था वो, तो उस वक्त आप 6 लाख में वैल्यू किए। रुको पूरा सुनो, तेरा ही बात सब करेंगे, सुन। 6 लाख में वैल्यू किए थे तो 1 लाख रुपए पीएल में भेज दिए थे, लॉस रिकॉर्ड करके पीएल में भेज दिए थे इस 13 के हिसाब से। अब 15 जून को यानी 2.5 महीना बाद आप उसको वापस से 7 लाख में वैल्यू कर रहे हो, तो आपको 1 लाख रुपए पीएल में क्रेडिट करना पड़ेगा। इसी को रिवर्सल ऑफ राइट डाउन भी बोलते हैं। आगे ये सम अच्छे से बन गया हम लोगों का सारा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बैलेंस शीट का सम है, हम लोगों ने क्लास में बना रखा है होमवर्क में। पेज 178 क्वेश्चन नंबर 5 है होमवर्क का। देखो, निकालो बुक, चेक तो करो एक बार। हमको उल्टा पल्टा बुक दे दिया होगा तो या तो ट्रायल का टोटल देख लेना या फर्स्ट फिगर देख लेना, सेम है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये टाइम सेव करते हैं हम लोग, क्यों बनाएंगे, अपना तो है किया हुआ। थ्री का ए हम लोगों को लिखना है। 3 का ए इज ए न्यू क्वेश्चन, बट वी हैव डन इट। पढ़िए। XYZ has not made provision for warranties in respect of certain goods due to the fact that the company can claim the warranty cost from the original supplier. जब हमको कोई चीज का प्रोविजन बनाना होता है और हमको उसका रीइंबर्समेंट मिलना होता है, याद है ये वर्ड याद है? नहीं याद होगा तो मेरे से सुन लेना। तो रीइंबर्समेंट का अकाउंटिंग तभी पॉसिबल होता है जब रीइंबर्समेंट मिलना वर्चुअली सर्टेन होता है। वर्ड याद आया? आगे। और अगर मान लो खर्चा 400 लाख है, रीइंबर्समेंट भी 400 लाख मिल जाएगा, तो पीएल में भले नील प्रोविजन आएगा क्योंकि पीएल में नेट करके दिखाना पड़ता है, लेकिन बैलेंस शीट में लायबिलिटी को अलग और असेट को अलग दिखाना पड़ता है। इसका कारण जानते हो क्या है? लायबिलिटी का पेमेंट पहले होता है और असेट का रीइंबर्समेंट लायबिलिटी का पेमेंट होने के बाद में मिलता है। तो टाइमिंग गैप रहता है बोल के एकदम AS 29 में ये क्लियर कट लिख दिया गया है कि लायबिलिटी बैलेंस शीट में अलग रिकॉर्ड होगा। आगे क्वेश्चन बोलता है, हेंस द अकाउंटेंट सेज दैट कंपनी का कोई लायबिलिटी ही नहीं है क्योंकि अमाउंट रीइंबर्स हो जाएगा। तो उसने कुछ लिखा ही नहीं। यू आर रिक्वायर्ड टू कमेंट ऑन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इज इट इन लाइन? जल्दी बोलो। नो, इट इज नॉट इन लाइन। पहले तो पूरा ज्ञान लिखना प्रोविजन के बारे में, रीइंबर्समेंट के बारे में। हेलो, फिर आप बोलना कि प्रोविजन जिसके अगेंस्ट में पूरा रीइंबर्समेंट भी मिलता है, प्रोविजन को लायबिलिटी में लिखा जाता है और रीइंबर्समेंट को असेट में लिखा जाता है। तो जीरो कर देना और रिकॉर्ड ही नहीं करना इज इनकरेक्ट। ऑल्दो P&L में नील अमाउंट डेबिट होगा क्योंकि नेट इनकम है ही नहीं और नेट खर्चा भी नहीं है। आगे लिखवाऊं क्या इसको? हो गया ना? नेक्स्ट, बैलेंस शीट लिखो ना, मैं लिखाता हूं, मेरा मन कर रहा है। लिखो 3A एज पर AS 29। नहीं, ऐसा क्वेश्चन हमारे बुक में नहीं है, इसीलिए मेरे को लिखाने का मन है। एज पर AS 29, नाम याद है? प्रोविजंस, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज एंड कॉन्टिंजेंट एसेट्स। लिख लो।
कॉमा करके लिखो। रेडी? लिखो रीइंबर्समेंट can only be recognized if there is a virtual certainty that reimbursement will be realized. When the company makes the payment of the liability. फुल स्टॉप। उसी पैरा में लिखना, क्योंकि ये बात भी एज 29 ही बोल रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं। या नहीं तो फिर अलग पैरा बनाओगे तो फर्दर एज 29 ऑल्सो सजेस्ट दैट, ऐसे करके भी लिख सकते हो। उसी में लिखवा दे कि फर्दर करके लिखना है? इसी में लिखा दे। लिखो प्रोविजन प्रोविजन नहीं, वो कुछ लिख रहा है, उसके लिए वेट कर रहे हैं। प्रोविजन शुड बी रिकॉर्डेड सेपरेटली एज ए लायबिलिटी and reimbursement should be recorded as an asset separately. बस एस का हम लोगों को इतना ही चाहिए। अब नीचे लिखो इन द गिवन केस XYZ लिमिटेड is entitled to a reimbursement from the original supplier. दोबारा बोलो क्या लिखे हो? Is entitled for reimbursement from the original supplier of the entire amount of warranty cost. Full stop. Therefore, the company did not make any provision full stop. Bas para change. This is not in line with the provisions of AS 29 as the company has to record the liability separately in the balance sheet and the asset separately. बस कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हम लोगों को बनाना होगा, क्योंकि ये सेम सम हमारे बुक में नहीं है। इससे 5-6 टाइम्स डिफिकल्ट सम है, ये सम नहीं है। पढ़िए 3 का बी बैलेंस शीट है, राधिका लिमिटेड नाम है, 31,324 का सम है। शेयर कैपिटल है पलटू
रिजर्व्स एंड सरप्लस में नेगेटिव है, समझ गए होगे क्या चीज का सम है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वाला। नॉन करेंट लाइबिलिटीज में बोरोइंग है, करेंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेएबल है, ओवरड्राफ्ट है, अदर करेंट लाइबिलिटी है, क्या नाम से है नोट्स में देख लेंगे। नॉन करेंट असेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, इंटेंजिबल असेट है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स है। करेंट असेट में इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल, कैश है। आगे नोट्स में इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों हैं। P&L का डेबिट बैलेंस है, बोरोइंग में डिबेंचर्स है, अदर करेंट लाइबिलिटी में डायरेक्टर का लोन है और इंटरेस्ट पेएबल है। डायरेक्टर का लोन और इंटरेस्ट पेएबल है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी और प्लांट है। इंटेंजिबल असेट में गुडविल और पेटेंट है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में दोनों डिफरेंटली ट्रीट होता है। गुडविल बिना बोले राइट ऑफ करना पड़ता है, पेटेंट पूछ के राइट ऑफ करेंगे। नहीं रहेगा जरूरी नहीं है, मतलब पूछ के राइट ऑफ करेंगे, ऐसे रहेगा। आगे इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे दिया हुआ है। कोर्ट ने स्कीम अप्रूव किया, इक्विटी शेयर विल बी रिड्यूस्ड टू 20 ईच। 100 का 20 कर देंगे। एक बार पढ़ लें पूरा क्वेश्चन, फिर सॉल्व करते हैं, क्या मांगा है देख लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वुड गिव अप 30% ऑफ देयर कैपिटल, उनको बदले में 11% डिवेंचर चाहिए। नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 4 साल का एरियर है, 3/4 वेव कर देगा। याद है कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी अगर वेव होता है कोई एंट्री नहीं होता, लेकिन 1/4 का पेमेंट होगा और इक्विटी इशू करके पेमेंट होगा, यह लॉस होता है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल करना पड़ेगा। इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, गुडविल को राइट ऑफ करना है, इन्वेंट्री 65,000 से राइट ऑफ होगा, बैड डेट का प्रोविजन बनाना है 68,500, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को रिवैल्यू करना है। देख तो ऊपर हो रहा है कि नीचे हो रहा है, तो ये प्रॉफिट हो गया, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट होगा, प्रॉफिट हो रहा है। डायरेक्टर लोग बोला कि नहीं इन्वेस्टमेंट सेल हो जाएगा 1/40 में, देख तो प्रॉफिट है कि लॉस है, ये भी कैपिटल रिडक्शन को ही क्रेडिट करना है। आगे याद है ना, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कैसा भी प्रॉफिट लॉस हो कैपिटल रिडक्शन ही क्रेडिट होता है। डायरेक्टर लोगों ने बोला 90% हमको इक्विटी दे दो, 5% हमको कैश दे दो, 5% हम माफ कर देंगे। 2.5 लाख का कैपिटल कमिटमेंट था, इसको हम लोग कमिटमेंट बोलते हैं, कंटिजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स। कैंसिल करना पड़ा 5% पेनल्टी देके, लॉस हो गया कंपनी को। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। टैक्सेशन इग्नोर करना है, डेबिट बैलेंस ऑफ द P&L को एलिमिनेट कर देना है। बैलेंस शीट बनाने बोला है सीधा, जर्नल नहीं मांगा है, सीधा बैलेंस शीट बनाने बोला है। क्या लगता है मिनिमम क्या क्या वर्किंग करना पड़ेगा, या आप जर्नल बना के करना चाहोगे? वेदर योर जर्नल विल बी योर वर्किंग या आप कोई और स्टाइल से वर्किंग करना चाहोगे? खाली वर्किंग, हाँ टाइम बचाने का भी तो तरीका होना चाहिए ना। तो सर वर्किंग आप खुद सोचो आपको क्या क्या करना चाहिए। सर कैपिटल रिडक्शन का एक लेजर अकाउंट बना लेना चाहिए, या कम से कम प्लस माइनस वाला बना देना चाहिए कि प्रॉफिट कहां कहां से आया और लॉस कहां कहां पे हुआ। तो जब ऊपर नीचे करके लिखोगे तो टी शेप में ही कर दो, ऊपर नीचे करके भी तो लिखना तो पड़ेगा ही, तो टी शेप में कर दो, कंट्रोल रहेगा तुम्हारा। प्रॉफिट को क्रेडिट करना है, लॉस को डेबिट करना है, एक तो वो कर देते हैं। और क्या लगता है और क्या करना पड़ेगा? वर्स्ट केस में बैंक का बैलेंस निकालना पड़ेगा, तो या तो बैंक अकाउंट बना लेंगे या प्लस माइनस कर देंगे, उसके बाद अपन सीधा बैलेंस शीट पे अटैक कर देंगे। चलिए
कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ये वर्किंग नोट है हमारा। वर्किंग नोट है। बोलिए, इक्विटी शेयर होल्डर लोगों से कितना रुक जाओ, बच्चों को फॉर्मेट बना लेने दो। बोलो, इक्विटी शेयर होल्डर लोगों से कितना प्रॉफिट हुआ बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। बैलेंस शीट में 9 लाख था क्या? 9 लाख का 80% माफ हो गया, 20% बचा। बाई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये लोग कितना रुपया माफ किया रे? 30% माफ किया ना, तो 480 बैलेंस शीट में अमाउंट है, उसका 30% 144। प्रेफरेंस डिविडेंड में, एक मिनट रुको, बच्चे लिखे नहीं हैं, एग्जाम में बहुत फास्ट लिखना होगा बेटा। प्रेफरेंस डिविडेंड में कितना लॉस हुआ? 1 साल का लॉस हुआ। हाँ, 3/4 में 3/4 वेव हुआ ना, तो 1/4 का तो पेमेंट हुआ ही है, तो 1 साल का डिविडेंड निकाल लो। 480 था ना कैपिटल, उसका खाली 6% निकाल लो और यहां लिख लो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, या 2 प्रेफरेंस डिविडेंड भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस 1 साल है ना, 28,800 1 साल का है ना। हाँ, तो बस उतना ही तो एंट्री करना होगा। जो माफ होता है उसका एंट्री नहीं होता है। 4th पॉइंट, इंटरेस्ट का पेमेंट कर देना है। तो इंटरेस्ट एक लायबिलिटी है बैलेंस शीट में, आप उसका पेमेंट कर दोगे तो कंपनी को कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा, लायबिलिटी और बैंक बैलेंस गिर जाएगा। 5th पॉइंट, गुडविल राइट ऑफ हो जाएगा, तो 2 गुडविल, इट्स ए लॉस। अमाउंट प्लीज, जिसके पास कॉपी में मतलब पेपर फॉर्म में वो है वो बताएगा जल्दी। 1 लाख। नेक्स्ट, इन्वेंट्री राइट ऑफ होगा, ये भी लॉस है। बैड डेट का प्रोविजन बनेगा, तो 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट हमने लिखा। हाँ, लिख दिया, देखो। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी रिवैल्यूएशन है, तो प्रॉफिट हुआ ना, तो बाई फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। एक बार देखना तो यही नाम है क्या बैलेंस शीट में? इन्वेस्टमेंट बेच दिया, तो बेचने से तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रॉफिट हुआ है तो वो तो कैपिटल रिडक्शन में डालना पड़ेगा। तो बाई बैंक नहीं, मैं लिख रहा हूं बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सर हम बाई बैंक लिखेंगे तो आपको तकलीफ है? तकलीफ एज सच नहीं है, बिकॉज जर्नल एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू कैपिटल रिडक्शन। लेकिन लेजर में बाई बैंक लिखोगे तो इट लुक्स बैड, बिकॉज लग रहा कोई आदमी आपको रुपया दे दिया फ्री फंड में। अगर बाई बैंक लिखना है तो ब्रैकेट में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट वर्ड लिखना चाहिए। अगर बाई बैंक लिखने का एकदम लगाई कि आग है, यही लिखेंगे चाहे कुछ भी कर लो आप, तो ब्रैकेट में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट लिख देना। अमाउंट प्लीज।
डायरेक्टर लोगों ने माफ किया थोड़ा सा, तो बाय डायरेक्टर्स लोन खाली 5% माफ किया। 6,000 लिख दूं। उसके बाद एक पेनल्टी का पेमेंट हुआ। अब देखो यहां पे जब मैं टू बैंक लिखूंगा ना, अगर तो मैं ऐसे लिखूंगा पेनल्टी, या फिर खाली पेनल्टी वर्ड लिख देना। बस हो गया। P&L डेबिट को राइट ऑफ कर दो। 6,42,000 था, चेक कर लो। वन 110,200। नेक्स्ट, और क्या बनाना चाहोगे? बैंक का फिगर निकालोगे, अकाउंट बनाओगे कि प्लस माइनस? प्लस माइनस। क्लोजिंग बैंक बैलेंस, ओपनिंग बैंक बैलेंस देखो कितना है। इन्वेस्टमेंट बेचे थे तो कुछ पैसा आया था, पेनल्टी का पेमेंट किए थे 12,500, डायरेक्टर के लोन का 5% कैश में पे किए थे 6,000, इंटरेस्ट पेमेंट किए थे 27,000। 27 था ना वो? और किसी को कोई पेमेंट किए हैं ना? ना ना, और कुछ नहीं है। $1,76,500। बहुत दिन के बाद ही सही एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो बनाएंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में बैलेंस शीट नहीं बनाए थे ना। चलिए, कोई बताना, हम 31,3 लिखे थे, फिर काट के 14 क्यों किए? देखो इधर क्वेश्चन पेपर में लिखा है डेट 14। नहीं समझे?
अगर वो डेट वेट नहीं लिखे ना तो हम लोग 31(3) ही टान देते हैं लिख करके। चेक करना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल खत्म हो गया क्या। उनको डिवेंचर इशू कर दिए थे ना, तो इक्विटी को हम लोग 720 से गिरा दिए थे, तो कितना बचा था 180। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड के अगेंस्ट में इक्विटी दिए थे। पहले 1,80,000 कैलकुलेटर पे लिख लो, समझे कौन सा वाला? अरे जल्दी बोलो। फिर इक्विटी ये 28,800 का इक्विटी इशू किए थे उसको, डिविडेंड को, और फिर डायरेक्टर लोग को भी तो दिए थे ना इक्विटी, 90% ऑफ द लोन अमाउंट। पक्का 1,08,000 कैसे? 12 नमा 108, हाँ 12 9 जा 108 प्लस 1,08,000 उसको इक्विटी दी थे ना एला। और तो किसी को इक्विटी नहीं दिए ना। मेरा आंसर आया है 3,16,800। रिजर्व्स एंड सरप्लस में सारा रिजर्व खत्म हो गया था, पुराना पहले से भी लॉस था, सिर्फ एक नया कैपिटल रिजर्व आया है 1,10,200। सोच के बोलना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग खाली प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को ही तो डिवेंचर इशू किए थे, और पहले का अगर कोई डिवेंचर होगा तो वो ऐड हो जाएगा। उसको कुछ दिए नहीं कह रहे, उस डिवेंचर होल्डर को जो बैलेंस शीट में पहले से था उसको सल्टाए नहीं, वो कुछ सेक्रीफाइस भी नहीं किया ना। तो खाली प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना डिवेंचर दिए देख तो, 336। हाँ ठीक है, 336 में 450 ऐड कर दो, 7,86,000। और नोट्स में खाली 11% डिवेंचर या 6% डिवेंचर, बस ऐसा ही कुछ लिख देना होगा, और कुछ भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं है। ये आपको समझ में आया ना 786? करेंट लायबिलिटी में एक तो ट्रेड पेएबल होगा, एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी है ना रे, ओवरड्राफ्ट है ना, वो पहले लिखना पड़ता है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल और अदर करेंट लायबिलिटी है कि सब खत्म हो गया रे? 2 ठो था ना। अच्छा, डायरेक्टर लोन इक्विटी मांग लिया और इंटरेस्ट ऑन लोन का हम पेमेंट कर दिए, तो ये दोनों चेंज हुआ है कि एज इट इज पड़ा है? तो अमाउंट आप बोलेंगे कि मैं बोलूं? 234, 3,60,000। यही बैलेंस शीट के ऊपर कुछ लिखना था, भूल गए। एंड रिड्यूस्ड लिख दिए हो? सच सच बताओ कौन कौन लिख दिया था? सिर्फ 2 जन। असेट्स, नॉन करेंट असेट्स,
PPE and intangible assets. PPE intangible asset. Intangible asset है ना? ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को कुछ तो चेंज किए थे हम लोग, बढ़ाए ना गिराए थे, कुछ तो किए थे. 510 को हम लोग कर दिए थे 649. तो ये तो खाली प्रॉपर्टी और प्लांट बेच दिए कि है, तो ऐड कर दे प्लांट को 60 को उसमें, तो मेरा आ गया 7,09,000. कंफर्म करो रे. इंटेंजिबल असेट में हमने गुडविल खत्म कर दिया था, पर पेटेंट तो है ना 45,000. और इन्वेस्टमेंट बेच दिए. इन्वेंट्री में कुछ राइट ऑफ था ना, ऐसे था कितना वो 510 माइनस 65 445. चेक कर लो राइट आंसर है क्या. ट्रेड रिसीवेबल में प्रोविजन फॉर बैड डेट था 5 लाख माइनस 68,500. और कुछ नहीं था ना. 5 लाख का ही तो डेटा रखी, और भी कुछ है. 5 लाख ही तो जो हमको बैलेंस शीट में दिख रहा वही है ना, कि नोट्स में कुछ है. और कैश एंड बैंक बैलेंस का वर्किंग बनाए थे 176,500. $10.53. ये 10 मार्क्स का था. क्या बोल रहे हैं? बट फिर भी डिसेंट टाइम है. देख 30 मार्क्स का वो हो गया हम लोगों का, 2 वो भी हो गया. स्पीड ठीक है, हो जाएगा. अच्छा, अब आता है अमलगमेशन का सम 4 नंबर. और 430 नहीं 530 हो गया. ब्रेक ले लेते हैं, है ना. प्लीज 10 मिनट्स में ही आइएगा.